आपको क्या लगता है एक हाईली इफेक्टिव आदमी कौन होता है? हाईली इफेक्टिव लोग वो होते हैं जिनका कैरेक्टर अच्छा होता है, जिनके वैल्यूज स्ट्रांग होते हैं, जिनका हर किसी के साथ संबंध अच्छा होता है, जो अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और कलीग्स के साथ मिलजुल कर रहते हैं, जो अच्छे पेरेंट्स, बॉस, एम्प्लॉय होते हैं। इन शॉर्ट, जो जीवन के हर पहलू में सफल होते हैं। तो अब सवाल यह है कि एक हाईली इफेक्टिव इंसान बना कैसे जाए, और इसी का जवाब आज के इस समरी में आपको मिलने वाला है, जहां हम उन 7 आदतों के बारे में चर्चा करेंगे जो हर हाईली इफेक्टिव लोगों के अंदर पाई जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी में। आज हम दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक स्टीफन कोवे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए, हम आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस कभी नहीं होने देंगे। एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला इंसान अपने पर्सनैलिटी के दम पर तुरंत इफेक्टिव और इन्फ्लुएंसिंग बन सकता है, लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्योंकि बहुत जल्द लोगों को उसका असल स्वार्थ और मोटिव नजर आने लगता है। पर एक अच्छे कैरेक्टर और वैल्यूज वाला इंसान ताउम्र असरदार और प्रभावी बना रह सकता है। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो देखने में कैसा है। तो आइए जानते हैं उन 7 आदतों के बारे में जो हमारे चरित्र को बेहतर बनाकर समाज में हमें एक असरदार और प्रभावी व्यक्ति बनाने में मददगार साबित होते हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। प्रोएक्टिव बनने से आप क्या समझते हैं? साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल के मुताबिक हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करना है वो पूरे तरीके से हमारे हाथ में ही होता है। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि सामने वाले का बिहेवियर या ओपिनियन हमारे प्रति कैसा भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, हमारे अंदर कमी बताने वालों को यह नहीं पता होता कि वो कमी हम में नहीं बल्कि उनमें है। उनके निगेटिव बातों से उन्हीं के निगेटिव व्यू का पता चलता है। प्रोएक्टिव होने का मतलब यह भी है कि बुरे से बुरे परिस्थिति का भी असर हम पर नहीं पड़ना चाहिए, फिर चाहे वो गरीबी हो या बीमारी। एक प्रोएक्टिव आदमी जिंदा दिली के साथ बिना किसी शिकायत के अपना हर मोमेंट खुशी और उत्साह के साथ जीता है। वहीं प्रोएक्टिव का उल्टा रिएक्टिव होता है, और ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति से बहुत जल्द प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे लोग बुरी स्थिति का सामना करते ही बहुत जल्दी नकारात्मक हो जाते हैं। आइए इसे लेखक के ही निजी अनुभव से समझते हैं। एक बार लेखक लेक्चर दे रहे थे कि तभी अचानक भीड़ में से एक औरत खड़ी हुई। वो बड़े उत्साह के साथ कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर बैठे वहां पे लोगों पर पड़ी जो उसे घूर रहे थे, जिन्हें देखकर वो वापस बैठ गई। लेक्चर खत्म करने के बाद लेखक उस औरत के पास गए जो एक नर्स थी और एक बीमार मरीज की फुल टाइम देखभाल करती थी। उसका वो मरीज हमेशा उस पर चिल्लाता रहता था। उसके नजर में वो सब कुछ गलत करती थी। उसे कभी भी अपने नर्स को थैंक यू तक नहीं बोला था। इन सब बातों की वजह से वो औरत बहुत दुखी थी। वो अपने जॉब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। किस्मत से उस दिन लेखक का लेक्चर भी प्रोएक्टिविटी पर ही था, जहां वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर आप प्रोएक्टिव हैं तो कोई भी चीज आपको हर्ट नहीं कर सकती है। जब तक आप खुद ना चाहें तब तक आपको कोई दुखी नहीं कर सकता है। यही सुनकर वो औरत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रिस्पॉन्ड करना या ना करना उसके हाथ में है। उसने लेखक को बताया, मैंने दुखी होना खुद चुना था, मगर अब मुझे एहसास हो गया है कि दुख या सुख दोनों मेरे हाथ में है, और अब किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता है। एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है, जिसका रिमोट कंट्रोल उसे छोड़कर दुनिया के हाथ में होता है। जब भी कोई चाहेगा वो उस रिएक्टिव इंसान का मूड चेंज कर सकता है, लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान वो होता है जिसका मूड का रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या सोचता है या बोलता है। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अच्छा, आप जरा सोचिए कि आपके लाइफ की सबसे जरूरी और अहम चीज क्या है, और उसे हासिल करने के लिए अंत से लेकर शुरुआत कीजिए। जिससे हमारा मतलब है कि आपके सारे एक्शंस, आपकी वैल्यूज आपके पर्पस से मैच होने चाहिए। आपका फाइनल गोल, फाइनल डेस्टिनेशन आपको पता होना चाहिए, ताकि आपका हर कदम उसी तरफ बढ़े। हम अक्सर अपनी जिंदगी में ढेर सारी परेशानियों में उलझे रहते हैं। आए दिन किसी न किसी चीज की चिंता करते रहते हैं, और जीवन के इन्हीं चुनौतियों के बीच कई बार यह भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। जैसे हम अपने परिवार वालों के लिए, बच्चों के लिए, उन्हें किसी चीज की कमी ना हो उसके लिए हद से ज्यादा मेहनत करते हैं, और मेहनत करने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि उनके साथ समय भी नहीं बिता पाते। लेकिन यह भूल जाते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा उन्हें हमारे प्यार और सपोर्ट की जरूरत होती है। ध्यान रहे, हमें अपने करीबियों को, अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को अपना प्यार दिखाना पड़ेगा,
उनके प्रति हमारी चिंता उन्हें जतानी पड़ेगी, न कि यह मान के बैठ जाना है कि वो आपके अपने हैं तो आपका प्यार आपकी चिंता को समझते होंगे। बिगिन विद द एंड इन माइंड से मतलब यह जानना है कि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल क्या है। वो आपके अपने लोग हो सकते हैं या फिर आपके सिद्धांत जिन पर आप पूरा यकीन करते हैं। ध्यान रहे, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके प्रिंसिपल से मैच नहीं करता तो आप एक इनइफेक्टिव इंसान की श्रेणी में हैं। जैसे मान लीजिए घर बनाते वक्त सबसे पहले आपको अपने दिमाग में उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर आप उसके लिए जरूरी टूल्स का इंतजाम करेंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपका घर का हर एक कोना चाइल्ड फ्रेंडली हो, इसका भी ध्यान रखेंगे। अगर आप कुकिंग का शौक रखते हैं तो आप अपने किचन को भी अपग्रेडेड रखेंगे। मतलब साफ है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपना घर अच्छे से प्लान नहीं किया तो उसका निर्माण सही तरीके से कर पाना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से हर समय आपको इसकी मरम्मत करवाने में अपना दिमाग, वक्त और पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक घर की ही तरह हमारे जीवन में हर एक चीज प्लानिंग मांगती है और यहीं से अंत को दिमाग में रखकर चलने की शुरुआत होती है। सबसे पहले तो यह सोचिए कि आपको करना क्या है और साथ ही यह श्योर कीजिए कि आपको जो करना है क्या वो आपके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के साथ फिट हो रहा है। वैल्यूज जैसे ऑनेस्टी या रिस्पेक्ट, क्या आप सबसे ज्यादा ऑनेस्टी को वैल्यू करते हैं या फिर रिस्पेक्ट को? इसी को ध्यान में रखते हुए अपने काम, अपने दिन की शुरुआत कीजिए। अपने वैल्यूज पर यकीन रखिए ताकि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए आप अपने वैल्यूज के हिसाब से उन चैलेंजेस का सामना करने में सक्षम हो। हैबिट 3, पिक द इम्पोर्टेंट फर्स्ट। सबसे पहले जरूरी कामों को करने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं बल्कि सेल्फ मैनेजमेंट से भी है। इंसान होने के नाते हम सब सेल्फ अवेयर होते हैं और यही आदत हमें बाकी जीवों से अलग और ऊपर रखती है, क्योंकि सिर्फ हम इंसान ही हैं जो खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं और जब हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम अपना ट्रैक भी तुरंत बदल सकते हैं। ढेर सारे काम होने की सूरत में सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। जैसे कुछ लोग प्लानर्स, टू डू लिस्ट या बोर्ड्स की मदद लेते हैं ताकि उन्हें जरूरी काम याद रहे, लेकिन बावजूद इन सब के कई बार वो बेहद जरूरी काम समय पर खत्म नहीं कर पाते हैं और फिर अपने डिसिप्लिन को दोष देने लगते हैं। जबकि सेल्फ डिसिप्लिन तो प्रॉब्लम है ही नहीं, असल प्रॉब्लम तो यह है कि आप अपने प्रायोरिटी को अपने दिलो दिमाग में बैठाते ही नहीं हैं। आप यह सोचते ही नहीं है कि कोई काम आपके टॉप प्रायोरिटी पे क्यों है, क्यों यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रुकिए और सोचिए जरा इसके बारे में, क्योंकि यही आपको मोटिवेट करेगा। सबसे बड़ा चैलेंज टाइम मैनेज करना नहीं बल्कि खुद को मैनेज करना है। सबसे पहले जरूरी चीजें कीजिए। इस बात का मतलब है कि अपनी प्रायोरिटी को पहले नंबर पे रखिए और जरूरत पड़ने पर उन कामों को ना बोलना भी सीखिए जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट का हिस्सा नहीं है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक कंपनी में सुष्मिता को एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट का चेयरमैन बनने के लिए बोला गया। अब हाथ में इंपॉर्टेंट टास्क होने के बावजूद प्रेशर में आकर उसने हाँ बोल दिया। सुष्मिता ने अपने कलीग कंचन से पूछा कि क्या वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहती है। तब कंचन ने बहुत पोलाइटली बोला, सुष्मिता, मैं तुम्हारे प्रपोजल को अप्रिशिएट करती हूँ और यह प्रोजेक्ट काफी मजेदार भी लग रहा है, मगर कुछ कारणों की वजह से मैं इसमें भाग नहीं ले सकती। उसके बाद सुष्मिता को एहसास हुआ कि वो भी पोलाइटली ना बोल सकती थी। ध्यान रहे, जब आप अपने प्रायोरिटी अपने दिल और दिमाग में अच्छे से प्लान कर लेते हैं, उसे अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेते हैं, तब आपके लिए बाकी चीजों को ना कहना आसान हो जाता है और फिर आप अपने जरूरी काम को आसानी से समय पर पूरा भी कर सकते हैं। और जरूरी काम को समय पर निपटाने के लिए आपके सेल्फ डिसिप्लिन से भी ज्यादा अहम भूमिका निभाता है आपका विल पावर। हैबिट 4, थिंक विन विन। विन विन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इंटरेक्शन के वक्त आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। अपने किसी अजीज के साथ कोई इश्यू होने पर यह विन विन सॉल्यूशन ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है। जी हाँ, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हर किसी का भला होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोई हारता नहीं है। यह जरूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर एक जीतता और दूसरा हारता तो इससे एक लंबा और मजबूत रिलेशन कभी नहीं बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका आपके कलीग के साथ किसी बात पर बहस हो जाती है। ऐसे में आपको उनके साथ 1 to 1 खुलकर बात करनी चाहिए और किसी ऐसे सॉल्यूशन पर आना चाहिए जो दोनों के लिए ही सही हो, जिसमें दोनों की ही जीत हो। हाँ, इस दौरान यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई एक दूसरे पर हावी ना हो। इससे आप दोनों के बीच कोऑपरेशन बढ़ेगा और आप एक टीम की तरह काम करेंगे, जो एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिट करने से कई गुना बेहतर होता है। अब मान लीजिए कि आप बॉस हैं और आपके एम्प्लॉय के साथ आपकी बहस हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि आपका एम्प्लॉय अपने जॉब के खातिर आपके सामने चुप ही रहेगा और एक बॉस होने के नाते बेशक आप आर्ग्यूमेंट में उससे जीत जाएंगे,
मगर लॉन्ग रन में आपकी हार ही होगी, क्योंकि अपने एम्प्लॉयज को नीचा दिखाकर आप उन्हें मोटिवेट तो नहीं कर सकते। वो आपके लिए काम तो करेगा मगर मन मार के, तो कुल मिलाकर नुकसान तो आपका ही होगा। ऐसे हालात में कॉम्प्रोमाइज करना हमेशा अच्छा होता है, फिर भले ही आप बॉस क्यों ना हो। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल किए बिना अपने एम्प्लॉयज को समझाएं और खुश रखें। यकीन मानिए इसी में आपका फायदा है। ध्यान रहे, अगर आप हमेशा विन विन सिचुएशन सेटल करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज ज्यादा इफेक्टिव होंगे, वो आपकी कंपनी को छोड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे और यही आपकी असल जीत होगी, क्योंकि आपको बार बार लोगों को हायर करके उन्हें ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह विन विन सिचुएशन सिर्फ वर्क प्लेस पर ही अप्लाई नहीं होती, यह हर तरह के रिलेशन में एप्लीकेबल होती है। जब भी आपके अपने पार्टनर, आपके बच्चों, दोस्त या पड़ोसियों के साथ डिसएग्रीमेंट हो तो विन विन सिचुएशन के बारे में सोचिए। फिर आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके हर रिश्ते में और भी ज्यादा प्यार और ट्रस्ट बढ़ता चला जाएगा। हैबिट 5, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स। क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम किसी ने आपके साथ अपनी प्रॉब्लम कब शेयर की थी, और क्या आपने उनकी बात सच में सुनी थी? क्या आपने एडवाइस देने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझा था? अपने आप को इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले तो आप दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए, फिर उनसे उम्मीद कीजिए कि वो आपको समझेंगे। यही एक अच्छे कम्युनिकेशन का तरीका है। असल में कम्युनिकेशन के 4 तरीके होते हैं: राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। और बचपन से ही हम लिखना, पढ़ना और बोलना तो सीखते रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से किसी की बात सही ढंग से सुनने के लिए कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग नहीं लेते, जो कि कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट तरीका होता है। जी हाँ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि सामने वाला हमसे आखिर कहना क्या चाहता है। गुड लिसनिंग वो होती है जब आप खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रखकर सोचते हैं, तभी आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि वो इंसान कहना क्या चाहता है। जब आप सुनते नहीं हैं तो आप उस इंसान की बात समझे बगैर रिप्लाई करने लगते हैं, मगर जब आप समझने की कोशिश करते हैं तभी आपको पता चलता है कि वो इंसान असल में किस परिस्थिति में है और कैसा महसूस कर रहा होगा। और जब आप इस तरीके से किसी की बात सुनेंगे तभी उस इंसान को सही सलाह दे पाएंगे या उनकी सच में कोई मदद कर पाएंगे। एक बार एक आदमी आंख के डॉक्टर के पास गया। उसने डॉक्टर को बताया कि उसको क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस डॉक्टर ने अपना चश्मा उसे देकर बोला, इसे पहनो, मैं पिछले 10 सालों से यही चश्मा पहन रहा हूँ और मुझे बिल्कुल साफ दिखता है। उस आदमी ने डॉक्टर की बात मानकर वो चश्मा पहना, मगर उसे और भी धुंधला दिखाई देने लगा। जब उसने यह बात डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर बोला कि तुम और कोशिश करो सही ढंग से देखने की, मगर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद उस चश्मा से उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यह बात सुनकर डॉक्टर अपसेट हो गया, क्योंकि आखिरकार वो तो उस आदमी की बस मदद करना चाहता था। ठीक इस डॉक्टर की ही तरह हम भी कई बार ऐसे ही बिहेव करते हैं। हम हर किसी की परेशानी को अपने नजरिए से देखते हैं और यही कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो, या मेरी बात मान के देखो। लेकिन हम कभी भी यह जानने की कोशिश नहीं करते कि वो आदमी वाकई में कैसा महसूस कर रहा है, और नतीजन सामने वाला व्यक्ति ना तो हम पर कभी यकीन कर पाता है और ना ही कभी अपनी परेशानी लेकर दोबारा हमारे पास आता है। अगर आप सच में किसी की मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा करके आप उनका विश्वास जीत सकते हैं और उन्हें यकीन दिलवा पाएंगे कि आपके एक्शन के पीछे कोई मोटिव नहीं है, बस आप उनकी मदद करना चाहते हैं, और फिर वो भी आपको समझना शुरू कर देंगे। हैबिट 6, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी जब एक आदमी दूसरे की मदद करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मतलब जब 2 लोग मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं तो वो किसी अकेले इंसान के मुकाबले बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं। आपने गौर किया होगा, जब भी कोई आपदा जैसे आग, चक्रवात या भूकंप आता है तो लोग सिनर्जाइज यानी साथ मिलकर काम करते हैं। वो अपने सारे मतभेद भूलकर मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। जी हाँ, मुश्किल परिस्थितियां लोगों के अंदर सहयोग करने की भावना जगाती है और सब तुरंत मिलजुल कर सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिनर्जी को हम कोऑपरेट या कोलैबोरेशन या मिलकर चलना या फिर कंबाइंड एफर्ट भी कह सकते हैं। ग्रुप चाहे कोई भी हो, अगर उसके टीम मेंबर्स में आपस में सिनर्जी है तो इसका फायदा पूरे ग्रुप को ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह सिनर्जी हमारे जीवन में हर रोज नहीं होती। लोग आपस में अपने मतभेद खत्म करना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें यह बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हर किसी का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सोचने का अलग तरीका होता है, और हम सब इस दुनिया को अलग अलग नजर से देखते हैं, क्योंकि हम खुद के हिसाब से यह दुनिया देखते हैं। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि लिमिटेड नजरिए की वजह से ही हमारी सोच भी लिमिटेड ही रह जाती है। ऐसे में हमें दूसरे लोगों को जानने और उनके अनुभवों को समझने की खास जरूरत है।
जो किसी ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह होता है। तभी तो एक ही नंबर किसी को 6 और किसी को 9 नजर आता है। हालांकि दोनों ही लोग अपने अपने जगह पर बिल्कुल सही होते हैं, बस उनके इंटरप्रेट करने का तरीका अलग होता है। तो इस बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। समझना तो यह जरूरी है कि सिनर्जाइज करने के लिए हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बेहद जरूरी है, और इस तरह हम एक बड़ी पिक्चर देख सकते हैं। सिनर्जी का मतलब है कोऑपरेशन। इसका मतलब है अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे के विचारों की कदर करना। इसलिए ध्यान रखिए, यह कभी साबित करने की कोशिश मत कीजिए कि बस आप सही हैं और सामने वाला गलत। आप उसके नजरिए से भी समझने की कोशिश कीजिए। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, हाँ ज्ञान जरूर बढ़ेगा। बहस करने से बेहतर और भी कई विकल्प हैं। जब आप दूसरों के व्यूज के रिस्पेक्ट करेंगे तो आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं और कई सारी नई और अच्छी चीजें क्रिएट भी कर सकते हैं। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। एक बार अब्राहम लिंकन से पूछा गया कि अगर आपको एक पेड़ काटने के लिए 8 घंटे दिए जाएं तो आप क्या करेंगे। तब उन्होंने बहुत सिंपल जवाब दिया, लेकिन उसमें छुपी सीख ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। उन्होंने बोला कि वो 7 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को धारदार बनाने में लगाएंगे और बाकी के 1 घंटे में पेड़ काट लेंगे। शार्पन द सॉ का मतलब है अपने सबसे बड़े एसेट को शार्प करना, और यहाँ पर आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद हैं। मतलब हमेशा कुछ नया सीखते रहिए, खुद को लगातार रिन्यू करते रहिए। अपने जीवन का हर पहलू जैसे फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, सोशल और इमोशनल में खुद को इम्प्रूव करते रहिए। जैसे खुद को रिन्यू करने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप जिम ज्वाइन कीजिए या फिर महंगे इक्विपमेंट्स ही खरीदिए। आप घर पे ही सिंपल एक्सरसाइज करके खुद को बीते हुए कल से बेहतर बना सकते हैं। आप रनिंग, जॉगिंग या फिर रैपिड वॉक कर सकते हैं। अगर आप हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो कोई लो लेवल की एक्टिविटी को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, और फिर आप पाएंगे कि आपकी बॉडी डे बाय डे इंप्रूव हो रही है। ठीक ऐसे अपने स्पिरिट को रिन्यू करने के लिए आप प्रार्थना, संगीत, रीडिंग या फिर नेचर की भी मदद ले सकते हैं। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप अपने स्पिरिट को किस तरह रिन्यू करेंगे। इसके साथ ही कभी कभी एक ब्रेक लेकर खुद को समय देना और चिंतन करना भी बेहद जरूरी होता है। दरअसल जब हम यंग होते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही अपना एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन एक बार स्कूल और कॉलेज खत्म होने के बाद हम शायद ही कोई किताब पढ़ने का टाइम निकाल पाते हैं या कुछ नया सीखते हैं। ध्यान रहे, लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यह सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। ऐसे में आप अपने डेली रूटीन के कामों से हटकर कुछ अलग चीजें ट्राई कीजिए। खुद को चैलेंज कीजिए कि आप कम से कम हर महीने एक पूरी किताब पढ़ेंगे। सही किताबों के चुनाव के लिए आप रूब्रिक के समरी की भी मदद ले सकते हैं। देखिए, हमारे सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट एक दूसरे के साथ क्लोजली जुड़े होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे इमोशंस लोगों के साथ इंटरेक्ट करने से ही पैदा होते हैं। हर दिन हमें दूसरों के साथ अपने रिलेशन सुधारने का मौका भी मिलता है, तो हमें उन मौकों का फायदा जमकर उठाना चाहिए। अगर आप एक दयालु प्रवृत्ति के इंसान हैं तो यकीन मानिए आप एक लंबी खुशहाल जिंदगी जिएंगे। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक जंगल में टहलने गए हैं। आपको एक आदमी छोटे से पेड़ को काटते हुए नजर आता है। वो काफी थका हुआ होता है, और जब आप उसे पानी पिलाकर अपने आरी को शार्प करने की सलाह देते हैं तो वो यह कहकर मना कर देता है कि वो इतना ज्यादा व्यस्त है कि उसके पास अपने आरी को शार्प करने का वक्त ही नहीं है। तो यह तो उसकी बेवकूफी है, क्योंकि अपने आरी को शार्प करके जो काम वो 5 घंटे में नहीं कर पाया उसे 1 घंटे में ही कर लेता। ठीक इसी तरह खुद को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमें भी अपने एसेट को समय समय पर शार्प करना बेहद जरूरी है। आपको समय निकालकर खुद को रिन्यू करना ही पड़ेगा। और ध्यान रहे, आपके सबसे बड़े एसेट्स आपकी बॉडी, माइंड और सोल है, तो उन्हें शार्पन करना कभी ना भूलिए। तो दोस्तों, हमारी समरी यहाँ खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर आप भी अपने चरित्र के दम पर प्रभावी व्यक्तित्व पाना चाहते हैं तो आपको यह किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, जिसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। ऐसे ही सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी को सुनने के लिए रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।